गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत चिंतन के विकास के उपाय। देखिए, पिछली क्लास में हमने चिंतन के अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया था कि चिंतन क्या होता है, वास्तव में चिंतन क्या है, चिंतन मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है, चिंतन का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। तो हमने पढ़ा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और दूसरे प्राणियों से उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। किसके कारण? चिंतन के कारण। क्यों? क्योंकि वह जो भी कार्य मनुष्य में ऐसी क्षमता भगवान ने दी है, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है कि वह कोई भी कार्य करता है तो वह सोच समझकर आगे बढ़ता है, वह अपनी विवेक शक्ति का वहाँ पर प्रयोग करता है, जबकि संसार में उपस्थित अन्य प्राणियों में इतनी विवेक शक्ति विद्यमान नहीं होती। अगर वह जो भाषा दी है मनुष्य को, उसका प्रयोग भी व्यक्ति चिंतन के द्वारा ही करता है। अब बात आती है, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी थी कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी समस्या के प्रारंभ होने के साथ ही क्या होती है, प्रारंभ होती है, और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो उसके साथ ही उस चिंतन प्रक्रिया का अंत हो जाता है। चिंतन मनुष्य को चिंतन करते समय किसी समस्या से संबंधित अनेक विकल्प उसके पास उपलब्ध होते हैं। यानी अगर व्यक्ति किसी समस्या से संबंधित किसी समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है तो उससे संबंधित अनेक उपाय उसके दिमाग में आते हैं और उचित अनुचित का प्रयोग वह अपने विचार शक्ति के आधार पर करता है। चिंतन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। चिंतन पूरी तरह से व्यक्ति के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। इसमें व्यक्ति केवल मेंटली क्रिया करता है, चिंतन में कोई भी शारीरिक क्रिया वह नहीं करता है। दूसरी बात, चिंतन के विषय में कहा जाता है, चिंतन की विशेषताएं हैं कि भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो व्यवहार किया जाता है वह चिंतन के द्वारा किया जाता है। भाई कोई आवश्यकता है, हमारी कोई चाहना है, किसी चीज़ की हमने इच्छा की है, तो वह चिंतन के द्वारा हम चिंतन करेंगे उसके विषय में और उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चिंतन के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं जिनका मैंने आपको बताया था, इच्छा और असंतोष। ये दो शब्द जुड़े हुए हैं। यदि मनुष्य की इच्छा होती है किसी कार्य को करने की, यदि उसमें किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति दृढ़ है तो वह उस विषय में सकारात्मक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है कि मुझे यह लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। दूसरा, यदि वह क्षेत्र उसे असंतोष दे रहा है, भाई आपकी नौकरी लग गई है एलडीसी में, लेकिन आपकी ख्वाहिश क्या थी? आरएएस बनने की थी, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने की थी, कॉलेज लेक्चरर बनने की, प्रोफेसर बनने की थी। ये आपने ऊंचे अरमान सजा रखे थे, लेकिन आपने भरा एलडीसी का और उसमें सिलेक्शन हो गया। अब आपने जॉब, एक तरफ तो सबके लिए तो खुशी की बात है कि आपको गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए आपने पढ़ाई की थी वह आपको मिल गई, लेकिन सबके लिए खुशी की बात है कि बच्ची या बच्चा गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गया है, लेकिन आप हम अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं कि मैंने तैयारी तो बहुत ज़्यादा की थी, तैयारी तो मुझे लक्ष्य मेरा कोई और था और मिल मुझे कुछ और गया। तो इसकी इच्छा शक्ति आपकी मजबूत नहीं थी। आप में उस समय क्या हो जाएगा, असंतोष की प्रवृत्ति आ जाएगी और आप उस जॉब के खुश पाने के बावजूद भी अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप अगली जॉब के लिए प्रयास करेंगे और उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चिंतन का संबंध इन दो बिंदुओं से होता है, इच्छा और असंतोष से। चिंतन के द्वारा चिंतन समस्या समाधान के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक समस्या का समाधान नहीं मिल जाता व्यक्ति चिंतनशील है और चिंतनशील व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है। किसी समस्या का समाधान ढूंढने में उसे आसानी रहती है। अब ये थे चिंतन के अर्थ और परिभाषाएं जिनको मैंने कल डीपली पढ़ा दिया था। अब है चिंतन के प्रकार, जो मैंने आपको कल बताए थे कि चिंतन कितने प्रकार का होता है। चिंतन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रत्यक्षात्मक चिंतन, दूसरा प्रत्यात्मक चिंतन, तीसरा कल्पनात्मक चिंतन और चौथा हमारा था तार्किक चिंतन।
प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। इन सबके विषय में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। अब हम बात आती है कि चिंतन के विकास के उपाय। विकास की क्या आवश्यकता पड़ी, चिंतन के विकास की क्यों आवश्यकता पड़ी? आप ये कहते हो ये तो चिंतन तो अपने आप ही हो जाता है। नहीं, अपने आप नहीं होता, अपने आप होती है चिंता। हम ये कहते हैं, कई बार आपने ये कहते हुए सुना होगा, कोई भी काम अगर हम करते हैं और हमसे गलत हो जाता है तो सामने वाला हमसे ये कहता है कि क्या सोच विचार के नहीं किया था? सोच विचार के करना वो कहलाता है चिंतन। अगर आप किसी विषय में चिंतन कार्य करते हो, आपकी मानसिक रूप से आप उस पर चिंतन करते हो, विचार करते हो, तो वह चिंतन कहलाता है। और आप उस कार्य को ज़्यादा अच्छा करने का क्या करोगे? प्रयास करोगे। अगर बिना विचारे ही आपने कोई कार्य कर दिया है, कोई व्यवहार कर दिया है, तो वह आपका सफल नहीं हो पाएगा, उसमें कोई ना कोई गलती आपसे हो जाएगी। तो चिंतन के विकास के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? क्रो एंड क्रो के शब्दों में स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। क्रो के अनुसार स्पष्ट चिंतन की योग्यता, स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जो लोग कृषि या किसी मानसिक कार्य में दूसरों के आगे होते हैं, वे अपनी प्रभावशाली चिंतन की सभ्यता में साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। अगर आप अच्छी तरह सोच समझ सकते हो, किसी भी विषय में आपके पास वह विवेक शक्ति मौजूद है कि आप उचित अनुचित का ज्ञान कर सकते हो। कई व्यक्ति तो ये होते हैं कि किसी विषय में, किसी समस्या को लेकर कोई डिसीजन ही नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा रास्ता मेरे लिए उपयुक्त है, कौन सा अनुपयुक्त है। तो हम कहते हैं इसमें तो सोचने समझने की सब कैपेसिटी ही विद्यमान नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ऑलरेडी ऐसी क्षमता विद्यमान है कि आप किसी भी समस्या से संबंधित स्पष्टवादी हो सकते हो कि हाँ, नहीं, मैं वास्तव में मुझे ये काम करना है, आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है, तो आप 100% क्या होंगे? जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। जो कंफ्यूज रहता है, जो अच्छी तरह स्पष्ट अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, जिसे खुद ही ये नहीं पता होता, कई बार ऐसी सिचुएशन हर व्यक्ति के साथ आती है कि हम किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो उसके विषय में हम डिसीजन नहीं ले सकते कि वास्तव में मैं क्या करूं। तो हम किसी दूसरे से गाइडलाइन लेते हैं कि अब मेरे पास इतने रास्ते हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से रास्ते का चयन करूं, कृपया आप मुझे बताइए। तो ये चीज़ एक या दो बार हो सकती है, लेकिन अगर बार बार ही आप किसी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी दूसरे के पास जाते हो तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। आपको खुद को, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए खुद की विचारधारा को स्पष्ट रखना होगा, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आना चाहिए और मजबूती के साथ उसका पालन करना आना चाहिए। तो क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, आपको जीवन में सफलता प्राप्त कर। अब ये आगे कहते हैं कि जो लोग कृषि या मानसिक कार्य में दूसरे के आगे होते हैं, जैसे किसान होता है या किसी मानसिक जिसमें मस्तिष्क का काम ज़्यादा होता है, कंप्यूटर वगैरह का कार्य, इनमें जो दूसरों के आगे होते हैं वे अपनी प्रभावशाली चिंतन की सभ्यता में साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं। उन व्यक्तियों की, ये कहना चाहते हैं कि उन व्यक्तियों की चिंतन शैली, चिंतन शक्ति बहुत अधिक स्पष्ट होती है, वह अन्य लोगों से ज़्यादा स्पष्ट डिसीजन ले सकते हैं। ये है क्रो एंड क्रो के अनुसार यह आवश्यक है कि शिक्षक बालकों के चिंतन शक्ति का विकास करे। इन्होंने एक
परिभाषा के अनुसार बताया है कि चिंतन शक्ति का विकास की जिम्मेदारी किस पर है? शिक्षक पर है। कि यह बहुत आवश्यक है क्योंकि हर व्यक्ति में चिंतन शक्ति विद्यमान नहीं होती है और कई बार विद्यमान होती है, लेकिन हम क्लियर नहीं कर पाते कि वास्तव में हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो एक शिक्षक का, ये शिक्षक होने के नाते ये दायित्व है कि वह बालक में अपनी चिंतन शक्ति को विकसित करने का, दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करे। वह ऐसा निम्न उपायों के माध्यम से कर सकता है। देखिए, पहला, भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। उपाय: भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। अतः शिक्षक को बालक के ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि भाषा विचार अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ये हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति की भाषा अच्छी होती है, भाषा पर जिसकी पकड़ होती है या शब्दों के अर्थों को वह गहनता से जानता है, तो वह उसकी विचार शक्ति भी क्या होती है? बहुत मजबूत होती है। वह सोच सकता है कि किस बात को किस तरीके से किस व्यक्ति के सामने पेश करना है। तो ये एक सबसे बड़ा उपाय है कि शिक्षक को जब चिंतन शक्ति को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य एक शिक्षक को सौंपा गया है, तो शिक्षक इस उपाय का प्रयोग कर सकता है कि सबसे पहले वह बालक के ज्ञान में, बालक के भाषाई ज्ञान में वह क्या करे? वृद्धि करे, जिससे कि उसकी चिंतन शक्ति मजबूत हो जाए। क्योंकि भाषा जो है वह चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। हम क्या सोचते हैं, किसी विषय में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, इसको भाषा के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। और जब हमारी भाषा हमें नहीं आई, भाषा पर हमारी पकड़ नहीं है, तो हाँ, कई बार आपने देखा होगा, कई टीचर तो बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वह समझा नहीं पाता हूँ। मैं अपनी बात को रखना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि आपकी भाषा पर आपकी पकड़ नहीं है, आप शब्दों के अर्थ को नहीं जानते, शब्दों को कैसे, किस समय, किस तरीके से पेश करना है ये आपको नहीं आता। तो जिसके पास सुदृढ़ भाषा है, विस्तृत भाषा है, वह अच्छी चिंतन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा उपाय है, ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है, अतः शिक्षक को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। वही है, ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। दूसरा यही है, ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। अतः शिक्षक को बालक के ज्ञान का क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए। जितना अधिक विस्तृत ज्ञान उसमें होगा, जिस क्षेत्र से संबंधित जितना अधिक ज्ञान वह बालक रखेगा, उतनी ही उसकी चिंतन शक्ति मजबूत होगी, उतना ही वह चिंतनशील प्राणी कहलाएगा। तर्क, वाद विवाद और समस्या समाधान चिंतन शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देते हैं। अतः शिक्षक को बालकों को इन बातों के लिए अवसर देना चाहिए। देखिए, एक बालक होता है, तर्क, वाद विवाद,
वाद विवाद समस्या समाधान तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान, चिंतन शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देते हैं। तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान। आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल कि कई बच्चे परिवार में बाई चांस 2 बच्चे हैं तो एक बोलता है और एक नहीं बोलता है। एक हर बात पर क्वेश्चन करता है, सवाल चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा है जानने की, और एक को कोई मतलब ही नहीं है, वह चुपचाप बैठा रहता है। या क्लासरूम में भी आप देख लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाचाल होते हैं, अपनी बात कहने के लिए ललायत रहते हैं हमेशा, और एक बच्चे होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर्स अगर क्वेश्चन करते हैं तो वह आंसर भी नहीं देते और चुपचाप बैठकर सुनते हैं। तो किसकी चिंतन शक्ति ज़्यादा सुदृढ़ होगी? जो बोलता है, जो जिज्ञासु है। क्यों? तर्क, वाद विवाद और समस्या का समाधान निकालने की क्षमता है, समस्या का समाधान निकालने की जो आदत है, जो खोजबीन करने की आदत है। आप हर विषय को सोचना चाहते हैं कि वास्तव में ऐसा क्यों है, तो इससे आपकी भाषा मजबूत होती है, आपका ज्ञान मजबूत होता है, और यही किसको मजबूती प्रदान करते हैं? चिंतन शक्ति को मजबूती प्रदान करते हैं। और इसी से बालक सोचेगा और तर्क करेगा, वाद विवाद करेगा किसी विषय को लेकर। अगर आपने ऐसा बोल दिया है, उसके पक्ष में बोल दिया, तो वो कहेगा विपक्ष ऐसा हो सकता है। अगर आप विपक्ष में बोल रहे हो तो वो सोचकर कहेगा कि इसके पक्ष में ये तर्क दिया जा सकता है। किसी समस्या को हमेशा सुलझाने का प्रयत्न करता रहेगा। तो इन्होंने ये कहा है कि एक चिंतन का प्रयोग करने के अवसर तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान है। अतः शिक्षक को इस प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए, इस प्रकार की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए छात्रों को प्रेरित करते रहना चाहिए, या छात्रों को वाद विवाद करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, तर्क करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, उसे ऐसी पजल देनी चाहिए जिससे उसका सॉल्यूशन वह निकाल सके। इन बातों के लिए शिक्षक को बालक को पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है। उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है। जिस व्यक्ति को किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वह व्यक्ति उस कार्य को संपन्न करने के लिए भिन्न प्रकार से चिंतन प्रारंभ कर देता है। वह उसको सफल करना चाहता है, उसका समाधान ढूंढना चाहता है, उस कार्य को 100% देने का प्रयास करता है, अपना 100% देने का प्रयास करता है। तो शिक्षक को चाहिए कि बालक को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य वह समय समय पर प्रदान करे, जिससे कि बालक की कौन सी शैली में विकास हो सके? चिंतन शैली में बालक की में विकास हो सके। रुचि और जिज्ञासा का चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। रुचि और जिज्ञासा, मैंने 2 बिंदु आपको पहले ही बता दिए थे, इच्छा और असंतोष। रुचि और जिज्ञासा का चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान है। जो भी बालक की जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जिस विषय में रुचि है, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है और उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा, कुछ नया जानने की जिज्ञासा है, उससे संबंधित वह सवाल करता है, उससे संबंधित
तलाश करता है, खोज करता है, जिस बालक में ये कैपेसिटी विद्यमान है उसका चिंतन बहुत अधिक सुदृढ़ होता है। तो शिक्षक को चाहिए कि वह उसकी इन एक्टिविटीज़ को, इन हैबिट्स को डेवलप करने का प्रयास करे, रुचि को और जिज्ञासा को। उसका हर क्षेत्र में इंटरेस्ट हो या उसकी जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, शिक्षक को चाहिए कि उसे वह और अधिक अवसर उस क्षेत्र से संबंधित प्रदान करे, जिससे कि वह उसमें चिंतन कर सके। देखिए, हर कार्य हर व्यक्ति कर सकता है। कुछ तो उसे रुचि से करते हैं, कुछ जिज्ञासा पूर्वक करते हैं और कुछ मजबूरी वश उस कार्य को संपन्न करते हैं। जो मजबूरी वश करते हैं वो केवल इतने ही डेवलप हो पाते हैं कि उनका काम चल जाए, और जो जिज्ञासा पूर्वक करते हैं वह उसमें बहुत आगे चले जाते हैं, और जो रुचि पूर्वक करते हैं वह भी उसमें बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोनों पक्ष ऐसे मजबूती प्रदान करते हैं। वह नई नई बातें सोचने के लिए, उस क्षेत्र से संबंधित नई नई बिंदुओं पर विचार करने के लिए वह उसे मजबूर करते हैं। जब मजबूर होता है, मजबूर करते हैं और वह उसमें नई नई चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, तो उसकी चिंतन शैली अपने आप ही मजबूत हो जाती है। अब है अगला उपाय, प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण चिंतन को शक्तिशाली बनाते हैं। प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण। प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण चिंतन को शक्तिशाली बनाते हैं। नए नए प्रयोग, किसी भी क्षेत्र में नए किए जाने वाले नए नए प्रयोग और उसमें प्राप्त अनुभव, उसके और हर बात को देखने की, समझने की, निरीक्षण करने की कैपेसिटी, योग्यता, आदत, ये सभी बालक के चिंतन को और भी अधिक शक्ति प्रदान करते हैं, मजबूत बनाते हैं उसके चिंतन को। देखिए, जो बालक, जो व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों से संबंध स्थापित करेगा, जितने ही क्षेत्रों में वह अपनी रुचि दिखाएगा, या हम कह सकते हैं जितनी ही जगह वह जाएगा, जितनी संस्कृतियों से वह मिलेगा, जितने सामाजिक लोगों से वह मिलेगा, अलग अलग जितने व्यक्तियों से वह संपर्क स्थापित करेगा, उतने ही उसकी चिंतन शक्ति क्या होगी, ब्रॉड हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी। वह नैरो माइंडेड नहीं रहेगा। नैरो माइंडेड का मतलब है छोटे छोटे से समस्याओं से वह घबराएगा नहीं, उसके चिंतन को मजबूती मिल जाएगी, वह अपने से जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का खुद समाधान निकाल पाएगा। अगला है, शिक्षक को अपने अध्यापन के समय बालकों से विचारात्मक प्रश्न पूछकर उसकी चिंतन योग्यता में वृद्धि करनी चाहिए। अपने अध्यापन के समय बालकों से प्रश्न पूछकर शिक्षक को क्या करना चाहिए, चिंतन शक्ति को मजबूत करने के लिए बालकों से अपने अध्यापन के समय शिक्षक छात्र प्रक्रिया जब संपन्न होती है, पूरी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों से अपने विषय से संबंधित, अपने क्षेत्र से संबंधित तरह तरह के प्रश्न उनसे पूछ ले, और जिससे कि बालक उसका सोच समझकर आंसर देने को क्या हो जाए, मजबूर हो जाए और उसकी चिंतन शक्ति विकसित हो जाए। तो यही उसकी योग्यता में वृद्धि करती है। जब वह शिक्षक अगर पढ़ा के और चुपचाप बैठे हैं, बालक बोल के चला जाता है, तो ऐसी क्लास में कोई भी चिंतन प्रक्रिया मजबूत नहीं हो पाती है। जब शिक्षक छात्र से बार बार प्रश्न पूछता है, उनसे इंटरेक्शन स्थापित करता है, अंतःक्रिया करता है, बार बार बालकों को बोलने के लिए मजबूर करता है, तो सभी बालक सक्रिय होकर उस शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाते हैं और उनकी चिंतन शक्ति भी विकसित हो जाती है। उस क्षेत्र से संबंधित जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उससे संबंधित वह
सोचने समझने लगते हैं। अगर आप पढ़ा के चले जाओगे सीधे, बालकों को कोई भी कार्य आपने करने के लिए नहीं दिया है तो बालक की उस क्षेत्र में कोई योग्यता वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये उपाय शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षक को बालक को विचार करने, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, शिक्षक को बालक को अपने विचार व्यक्त करने के लिए शिक्षक को अपने बालक को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। शिक्षक का दायित्व है उसकी चिंतन शक्ति को मजबूती प्रदान करना। तो जहां मैंने आपको बताया कि तर्क, वाद विवाद और समस्या समाधान चिंतन शक्ति के प्रयोग करने का अवसर देते हैं, तो यही चीज है कि शिक्षक को ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करना चाहिए। अपनी विषय वस्तु से संबंधित हो सकते हैं, अपने समाज से संबंधित हो सकते हैं, समाज में व्याप्त बुराइयों से संबंधित हो सकते हैं, कोई राष्ट्र का टॉपिक हो सकता है, वर्तमान में देश में व्याप्त कोई समस्या हो सकती है। तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसी समस्याओं से संबंध में वह बालकों से अपने विचार व्यक्त करने को कहे। जब वह अपने विचार व्यक्त करने को उससे कहेगा तो छात्र उस विषय में सोचेगा, समझेगा और तरह तरह से जगह जगह से डाटा कलेक्ट करके और बोलने का प्रयास करेगा। और जब वह ऐसा करेगा तो उसकी चिंतन शक्ति क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। शिक्षक को प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिसके उत्तर बालक भली भांति विचार करने के बाद ही दे सके। ऐसे प्रश्न पत्र बनाने चाहिए। देखिए, रटंत विद्या फलंत नहीं, ये कहावत आपने सुनी होगी कि शिक्षक को ऐसे प्रश्न नहीं देने चाहिए जिनका सीधा सीधा उत्तर, रटा रटाया उत्तर छात्र लिखकर दे दे। शिक्षक को प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर ऐसे हो कि छात्र उन पर विचार करने को मजबूर हो जाए, वह बिना विचारे उनका आंसर लिख ही नहीं सके। तो ये शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह जब प्रश्न अध्यापन के समय भी छात्रों से वाद विवाद करे, छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्रों का सहयोग प्राप्त करे चिंतन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए। और जब वह मूल्यांकन का समय आए तो वह ऐसे प्रश्नों का निर्माण करे जिससे कि छात्र बिना चिंतन किए, बिना सोचे समझे उसका आंसर नहीं दे या इधर उधर से टिक टाप के वह उसका आंसर नहीं लिख सके। शिक्षक का बालकों में निष्क्रिय या रटने की आदत नहीं पड़ने देनी चाहिए। रटना चिंतन का घोर शत्रु। आपने देखा होगा, सभी बच्चे हैं, सभी बच्चों ने महसूस किया होगा कि सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हनुमान चालीसा सबको याद है, सबको याद होती है, सबको याद है। लेकिन यदि हम उसे लिखने के लिए कहें कि एक एक चौपाई आप सभी लिखिए, तो कोई भी पूरी हनुमान चालीसा नहीं लिख पाएगा। क्यों? किसी एक आध बच्चे को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उसे हमने रटा है धुन के अकॉर्डिंग, उसे हमने समझा नहीं है, उसे हमने सोचा नहीं है, उस पर हमने विचार नहीं किया, केवल बोलते हुए सुना है तो हमें याद हो गई। आरतियाँ हैं या कोई ऐसी प्रेयर है जो हम करते हैं वह हमें याद हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनका अर्थ हमें पता है। इनमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनका हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये रटने की प्रवृत्ति चिंतन की घोर शत्रु मानी जाती है, दुश्मन मानी जाती है कि जिस व्यक्ति को रटने की आदत पड़ जाती है। आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट मूवी में एक बच्चा इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था और तीनों को बेवकूफ़ समझता था। उसको स्टेज पर बोलने के लिए खड़ा किया गया और उन तीनों में से एक ने उसके लेक्चर में कुछ शब्दों का चेंज कर दिया। अब उसने क्या किया, उसने शब्दों को समझा तो था नहीं, अर्थ उसे आता नहीं था, वह इंग्लिश मीडियम का था और उसने उस लेक्चर को डिटो वहाँ पर बोल दिया। तो उसका अर्थ उसे क्या कर दिया, उसने अनर्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वह समझ के याद करता, अगर वह विचार करता इस पर,
कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, तो वह ऐसी गलती नहीं करता। उसने तो कहा कि मैं तो रट लूँगा, आप तो मुझे लेक्चर तैयार करके दे दो, भाषण तैयार करके दे दो, मैं रट लूँगा। और तैयार करने के बाद किसी ने शरारत कर दी और उसे बदल दिया और उसका अर्थ का अनर्थ वहाँ पर हो गया। तो ये चीज़ है कि जिस बालक को रटने की आदत हो जाती है वह कभी विचार नहीं कर सकता, वह जिसको जैसा कहा जाएगा, जैसा दिया जाएगा, वह उसे यूँ की तो रट लेगा। ये उपाय था इसका कि रटने की प्रवृत्ति से शिक्षक को बचाना चाहिए बालकों को। अगला है शिक्षक को बालकों को समस्या को समझने, उनका समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समस्या को समझने की, कोई भी समस्या अगर उत्पन्न हुई है, कई बार हम देखते हैं बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो बच्चे यूँ कहते हैं कि आप ही बता दो कैसे करना है। वो आप ही बता दो कैसे करना है, उन्हें उनकी विचार शक्ति को पीछे छोड़ना है। जो बालक खुद समझ के कि वास्तव में समस्या क्या है, वास्तव में क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है, कहाँ से सामग्री एकत्रित की जा सकती है, कैसे इसे तैयार किया जा सकता है, अगर वह बालक ऐसे विचार करता है तो वह क्वेश्चन लाइफ में वह कभी नहीं भूलेगा। और यदि टीचर ने उसे तैयार करके दे दिया, बता दिया ये पॉइंट्स है, इसके संबंध में लिख लेना, तो हमेशा उसे याद करना पड़ेगा। जबकि समझी हुई चीज़ को कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं होती, उसे कभी याद करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारी चिंतन शक्ति इतनी मजबूत होती है कि एक बार जिस विषय में हमने विचार कर लिया, उस विषय से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान हम तुरंत ढूंढ लेते हैं। तो ये थे इनके उपाय जो शिक्षक को करने चाहिए इस विषय में। मार्सेल का मत है कि समस्या का ज्ञान और उसके समाधान की खोज यही चिंतन की प्रक्रिया है और यही सीखने की भी प्रक्रिया है। समस्या का ज्ञान, समस्या का ज्ञान और उसके समाधान की खोज। समस्या का ज्ञान होना चाहिए आपको और उसके समाधान की खोज। अगर आप में ये दोनों बिंदु मौजूद हैं, आप समस्या को समझने की कैपेसिटी रखते हैं, उसका समाधान निकालने की कैपेसिटी रखते हैं, तो चिंतन प्रक्रिया में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही चिंतन की प्रक्रिया है और यही व्यक्ति को नए नए अनुभव प्रदान करती है। यही प्रक्रिया, यही आदत उसको नए अधिगम प्रदान करती है। सीखने की भी यही प्रक्रिया है। तो मैं समझती हूँ ये उपाय, चिंतन के विकास के उपाय आपके समझ में आ गए होंगे कि एक बालक में चिंतन शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, चिंतन शक्ति विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा क्या क्या उपाय किए जाते हैं। शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि वह बालक को चिंतनशील बनाए, क्योंकि चिंतनशील बनाना एक बहुत गहरी प्रक्रिया है, बहुत जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है। यह बालक वही व्यक्ति कर सकता है जो कि इस विषय की विस्तृत जानकारी रखता है। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।